डॉक्टर सुषमा सिंह की कहानी आशीर्वाद। कहानी बहुत छोटी है बल्कि अर्थ बहुत गहन है इसके अंतर्गत। डॉक्टर सुषमा जी का जन्म 24 दिसंबर 1952 में एक मेधावी छात्र के रूप में हुआ है। हाई स्कूल से लेकर एमए तक हमेशा के लिए वह प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पास होती रही है। उनके पिताजी इंद्रपाल सिंह, माताजी श्रीमती रामेंद्रवंती सिंह, इन दोनों के उनके ऊपर बहुत अच्छे संस्कार हैं। और सुषमा सिंह जी का विवाह डॉक्टर रमेश पाल सिंह धाकरे से हुआ था। इसके उपरांत भी डॉक्टर सुषमा सिंह जी ने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ी नहीं है। विवाह के उपरांत भी उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर को, फिर उसके बाद गोकुल दास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद या आरबीएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगरा में अध्यापन का कार्य किया है। ये करते करते शायद उन्होंने बहुत सारी आम आदमी के जीवन की जिंदगी को लेकर किताबें लिखी है। ये यूं ही कहे जाए सीधे साधे शब्द के अंतर्गत की उनकी रचनाएं जो है वह प्रसिद्ध दिखाई देती है। उसके अंतर्गत सबसे पहले उनके कविता संग्रह को हम देखेंगे कि उनके प्रसिद्ध कविता संग्रहों के अंतर्गत पहली किरण नामक एक कविता संग्रह, बहुत प्रसिद्ध कविता संग्रह उनका। दूसरा कविता संग्रह उन्होंने एक तुम्हारे साथ होने से, दूसरा उनका कविता संग्रह सुषमा सिंह जी का एक तुम्हारे साथ होने से, तथा कहानी संग्रह के अंतर्गत उनके कहानी संग्रह दर्द के साये में, कुछ तो लोग कहेंगे, इन्हीं नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने जीवन काल के अंतर्गत कुछ बाल गीत भी लिखे हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत कुछ बाल गीत भी लिखे हैं। मौन तीर्थपाठ उज्जैन से उन्हें विदोषी विधोत्मा स्त्री शक्ति सम्मान से सम्मानित किया था। मौन तीर्थपीठ उज्जैन से विदोषी विधोत्मा स्त्री शक्ति सम्मान से उन्हें सम्मानित किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 39 वर्ष अध्यापन का कार्य किया है तथा राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय आगरा से प्राचार्य पद से अवकाश ग्रहण किया है। इसके साथ उन्होंने विविध पत्र पत्रिकाओं के लिए भी लेखन किया है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए लेखन रहा है, धर्मयुग के लिए रहा है, भाषा स्त्री मासिक पत्रिका के लिए लेखन रहा है, वागर्त मासिक पत्रिका के लिए रहा है, मधुमती के लिए रहा है। इस छोटे से जीवन काल के अंतर्गत बहुत सारा कार्य उन्होंने अपने कलम के द्वारा किया हुआ दिखाई देता है। उसमें से उनकी ये कहानी आशीर्वाद नाम से, शीर्षक ही उतना उचित है, तो शीर्षक को लेकर ही पाठकों के मन में रुचि निर्माण करने का काम इस कहानी के अंतर्गत डॉक्टर सुषमा सिंह जी ने किया है। कहानी
का पठन करने से पहले उनके कुछ बिंदुओं को हम देखते हैं। ये कहानी वर्तमान पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का तनाव तथा पारिवारिक रिश्तों के टूटने बनने की कहानी है। नंबर 1 का बिंदु इस कहानी के अंतर्गत यह है कि यह कहानी वर्तमान पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का तनाव तथा पारिवारिक रिश्तों के टूटने बनने की कहानी है। दाम्पत्य जीवन का तनाव और रिश्तों का टूटना बिखरना, यह बिंदु इस कहानी में महत्वपूर्ण है। इस कहानी का आरंभ कहानी नायक, जिसके ऊपर यह कहानी पूरी निर्भर है या जिसके ऊपर कहानी ये लेखिका ने लिखी है, उस भुवनेश से इस कहानी का प्रारंभ होता है। भुवनेश नामक युवक जो वह जीवन इश्क मिजाज के अंतर्गत जीवन जीता है, जो विवाह के पश्चात भी अनेक स्त्रियों से संबंध रखता है, ऐसे व्यक्ति से यह कहानी की शुरुआत लेखिका ने की है। कहानी में जब बेटी शुभांगी के निमेश के साथ, तीसरा बिंदु हम देख रहे हैं कि कहानी में जब बेटी शुभांगी के निमेश से प्रेम संबंध का पता चलता है, तब उसे अपने आप पर अधिक क्रोध होने के बजाय, खुद पर क्रोध होने के बजाय पत्नी कुसुम पर ही क्रोध ज़्यादा आने लगता है। ऐसे प्रसंग को लेकर सुषमा सिंह जी ने ये कहानी लिखी है। रही बात दूसरी इस कहानी के अंतर्गत, बेटी के प्रेम संबंध के लिए वह पत्नी को ही यानी कुसुम को ही दोषी ठहराता है। ये जिम्मेदारी पूरी तेरी है। इस प्रकार की उसकी विचारधारा, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परिवार के अंतर्गत का कुटुंब प्रमुख के नाते इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सभी प्रकार की जिम्मेदारी वह अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ देता है। बल्कि इसका एकमेव कारण जो है, यह व्यक्ति, यह युवक भुवनेश इश्क मिजाजी जीवन जीता है और बड़े दफ्तर के अंतर्गत वह कार्य करता है, तो भी और इसी इश्क मिजाजी जीवन की वजह से पति पत्नी के बीच या दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत जो बनाव आता है, जो टूटन आता है, जो बिखराव आता है, उस बिखराव को लेकर लेखिका ने बहुत बारीकी से ये कहानी लिखी है। अंत में इस कहानी का जो बिंदु दिखाई देता है कि ऐशो आराम और पुरुषी अहंकार में डूबा हुआ भुवनेश, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला भुवनेश, कि यह कथा कहीं न कहीं पश्चाताप में डूबते हुए, यह कथा अंतिम समय में कहीं न कहीं पश्चाताप में डूबते हुए अपनी बेटी और निमेश के आशीर्वाद में परिवर्तित होती है। ये कथा लेखिका डॉक्टर सुषमा सिंह जी ने महानगरीय दाम्पत्य जीवन की उठाई है, ले ली है। महानगरीय उच्च जीवन या उच्च मध्य वर्गीय परिवार में बनते बिगड़ते रिश्तों को व्यक्त करते हुए ये कहानी हमें अंतर्मुख करती है कि भाई इस प्रकार की कोई संवेदना, इस प्रकार की कोई घटिया किस्म या इस प्रकार के कोई घटिया विचार भी समाज के अंतर्गत रूढ़ हो चुके हैं। तो जी हाँ, जरूर, बल्कि वो महानगरीय उच्च मध्य वर्गीय परिवार के अंतर्गत हाई सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, उस हाई सोसाइटी के अंतर्गत के कथानक को लेखिका डॉक्टर सुषमा सिंह जी ने इस कहानी का कथा बिंदु, मूल विषय बनवाया है और उसको लेकर अंतिम समय में पश्चाताप की ओर ले जाकर उद्देश्य के रूप में इसे छोड़ने का काम किया है। इस प्रकार के 5-6 बिंदुओं को लेकर यह कहानी हमें अंतर्मुख करती है। तो इसके हम कथानक को देखने का प्रयास करेंगे।
कहानी का प्रारंभ अपनी बेटी शुभांगी के विवाह के प्रसंग को लेकर है। शुभांगी के विवाह का उत्सव जारी है। शुभांगी के विवाह का उत्सव जारी है। रंग बिरंगी साड़ियाँ और अन्य आकर्षक परिधानों से सज्जित रंग बिरंगी साड़ियाँ अन्य उपहार पहनकर सभी प्रकार से नारियाँ, स्त्रियाँ, महिलाएं अलग अलग प्रकार के परिधानों से सज्जित हो रही है। युवतियाँ भी इधर उधर नारियों के समान मनमोहक छटाएं बिखेरते हुए घूम रही है। मनमोहक यानी जिस तरह से उन्हें अच्छा लगता है, मोहित करने वाले प्रसंग को पूरी तरह से ब्याह का जब विवाह है तो मनमोहक सुंदरता उसके अंतर्गत आती है, रौनकता उसके अंतर्गत आती है। उत्सव बड़ा अच्छा है और इसी उत्सव के अंतर्गत या इसी समारोह के अंतर्गत सभी इधर उधर घूमने लगी है। हंसी खुशी के अंतर्गत कोई मुस्कुराने लगी है। खिलखिलाहटें वहीं पे जारी है। आनंद का सागर पूरी तरह से उस विवाह मंडप के अंतर्गत या विवाह सभागार के अंतर्गत वहीं पे दिखाई देने लगा है। किंतु नारियां और युवतियों के अंतर्गत ये पूरी तरह से आनंदवर्धक वातावरण है, उत्साहवर्धक वातावरण है। किंतु वहीं पे दिखाई देता है कि भुवनेश का उस सभागार के अंतर्गत मन लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि भुवनेश को अपने कुछ दिनों पहले वाला ब्याह याद आता है। पसंद है बल्कि उसे कुछ दिनों पहले वाला विवाह याद आता है। इधर तो पूरी तरह से विवाह मंडप के अंतर्गत, अपने बेटी के विवाह मंडप के अंतर्गत तो खुशी या आनंद के सागर उमड़ने लगा है, किंतु इन सभी प्रकार के आनंदों से अछूता होता हुआ यह महाशय भुवनेश यहीं पे दिखाई दे रहा है। सिमटा सा संकुचित दृष्टि से या अंकुचित दृष्टि से अखड़ा सा होता हुआ ये महाशय आनंद से अछूता वहीं पे लगने लगा है। कन्या का पिता है, बल्कि सिमटा हुआ वह अपना दायित्व निभाने लगा है, अपना कर्तव्य सिमटा हुआ वह वहीं पे निभाने लगा है। आज उसके मन में देखिए अपनी औकात पर वो वही आ जाता है कि आज उसके मन में सुंदर स्त्री की टकराहट लौट कर चल रही है। आज उसके मन में अपने बेटे के विवाह प्रसंग के अंतर्गत भी सुंदर सुंदर स्त्रियों के टकराहट लौट कर चहल पहल उसके लिए उलझन बन गई है। खुद की बेटी का विवाह है, वही की चहल पहल, वही के वातावरण, वही का प्रसन्न वातावरण या उन नारियों की चहल पहल इसके लिए उलझन बन गई है। उसे याद आ रहा है पहले वाला विवाह, जिस विवाह के अंतर्गत एक दोस्त के कहने पर, दोस्त के अहमियत से वरुण के विवाह में वह सम्मिलित हुआ था और उसी जगह पर उसकी मुलाकात वधू मत्स्यगंधा की एक अंतरंग सहेली, वरुण की पत्नी का नाम यहाँ पे मत्स्यगंधा है। वरुण और मत्स्यगंधा के विवाह के अंतर्गत वर की तरफ से, वरुण की तरफ से ये महाशय विवाह सम्मिलित हुए थे और उसी जगह पर उसका संबंध मत्स्यगंधा की अंतरंग सखी यानी स्निग्ध सखी, अपने शब्दों के अंतर्गत या नज़दीकी सखी सहेली भावना से उसकी भेंट होती है। और भेंट भी इतनी लंबी चौड़ी होती है कि उसने उसे भाग दौड़ करते हुए देख लिया है। भुवनेश ने उस लड़की को, उस युवती को पूरी तरह से भाग दौड़ करते हुए देख लिया है। हर गतिविधि में यानी हर प्रकार के कार्य के अंतर्गत वधू के साथ देखकर वर के जूते चोरी होने तक के प्रसंग के अंतर्गत वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगवाता है। यहाँ से उन दोनों का बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो वधू की विदाई तक दोनों में काफ़ी नज़दीकी आ जाती है। मानो यह क्या कर दिया तुमने भुवन यहाँ तक आकर पहुँचती है। मानो इस प्रकार का वक्तव्य उस भावना के मुंह से निकलता है कि यह क्या कर दिया तुमने भुवन,
अब तुम्हारा जाना ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी जान लिए जा रहे हो। भुवनेश तो लड़कियों का रसिया था। उन्हें कॉलेज कैंटीन में नाश्ता कराता, पिक्चर दिखाता, कुछ उसकी बातों में आकर भावावेश की मर्यादाओं को टूटती थी। किंतु माता पिता के आग्रह पर इस महाशय का जो विवाह है वह कुसुम के साथ हुआ है, कुसुम से हुआ है। एक सामान्य ग्रस्त जीवन उसके साथ बिताता है, बल्कि इसकी मिजाजी जो है वह इश्क मिजाजी इसकी कहीं कम नहीं हुई है। इस प्रसंग को हम अगली तासिका के अंतर्गत देखेंगे।